अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी के साथ जिनका नाम आयशा उमर है। ये सिंगल मदर हैं। 2016 में इनके हस्बैंड दरियाए नीलम पर सेल्फी ले रहे थे, उनका पाँव फिसलता है और वो बहते हुए ठंडे दरिया में जा गिरते हैं। एक दिन बाद उनकी लाश मिलती है और सोगवारान में वो 2 बच्चों को छोड़ते हैं। जो इनकी छोटी बेटी थी जो उस वक्त इनकी गोद में थी उसकी उम्र 9 माह थी, जबकि जो इनका बड़ा बेटा था उसकी उम्र उस वक्त 5 साल थी। जिसके बाद इन्होंने ज़िंदगी के तल्ख रवैयों और ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू की। जिसके बाद इनका दूसरा निकाह हुआ, लेकिन घरेलू नाचाकियों की वजह से, झगड़ों की वजह से, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, वहाँ से भी सेपरेशन हो गई और उसमें से भी अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे से नवाजा था। ये टीचिंग किया करती थी, 15 से 20 हज़ार रुपये माहाना कमाती थी और अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से फीड करती थी। जिसके बाद इन्होंने इनेबलर्स को ज्वाइन किया और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख से 4 लाख रुपए मंथली कमा रही हैं और दिन में जो काम है ये भी तकरीबन को 2 से 3 घंटे तक करती हैं। इनकी स्टोरी है क्या, ये हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और ख़ास तौर पर ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए है, ख़ास तौर पर जो सिंगल मदर्स हैं जिनके हस्बैंड्स उनको ख़र्चे नहीं देते, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या उनको छोड़ देते हैं, काम नहीं करते, उनकी डेथ हो जाती है। ये स्टोरी है क्या, हस्बैंड की डेथ हुई कैसे थी? 2016 की बात है, जुलाई 2016 की। हस्बैंड फ्रेंड्स के साथ ही गए थे घूमने फिरने, ईद का मौका था। बस 2 दिन के बाद ही एक न्यूज़ आ गई कि जी हस्बैंड उनका दरियाए नीलम में पाँव स्लिप हो गया और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। डेड बॉडी भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी कोशिश के बाद नेक्स्ट डे उनकी डेड बॉडी मिली। 2016 से लेके 2019 तक मैं अपने इन लॉज के साथ थी। मुझे सब ने सपोर्ट काफ़ी किया, लेकिन एक दिल में जो था ना कि मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने हर चीज़ के लिए दूसरों की तरफ देख रही हूँ, बच्चों के लिए जो अखराजात हैं वो भी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। इन चीज़ों की फीलिंग मेरे अंदर अंदर तंग करती थी, मुझे परेशान करती थी कि मैं क्यों इस तरह से अपने आसपास के लोगों पे डिपेंडेंट हूँ। जिस वक्त डेथ हुई थी उस वक्त आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? बेटी बिल्कुल मेरी उस वक्त 10 माह की थी और काफ़ी प्लानिंग थी मेरी हस्बैंड के साथ। उसकी भी 2 मंथ्स के बाद उसकी बर्थडे आने वाली थी। खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो एकदम से ये सदमा, कभी सोचा था आपने कि एक सिंगल मदर के तौर पर भी ज़िंदगी आगे एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी है जिसको जीना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा? ये सोच तो कभी किसी की होती ही नहीं है। सब अच्छा सोच के ही ज़िंदगी की मतलब सफ़र में चल रहे होते हैं। इस तरह से कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी भी कभी कोई डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद दूसरी शादी का क्यों सोचा? जब मेरी हस्बैंड की डेथ हुई ना 2016 में, उस वक्त मेरी खुद एज जो थी ना 24 थी। बच्चे भी छोटे थे, कुछ फैमिलीज़ का प्रेशर था कि नहीं लाइफ ख़त्म नहीं हुई और तुम्हें दोबारा से एक नया स्टार्ट लेना चाहिए। पेरेंट्स की तरफ से, भाइयों की तरफ से, फादर की तरफ से, इन लॉज भी मेरे काफ़ी इस चीज़ पे मेरे सपोर्ट करते थे। तो बस चीज़ें होती गई और फिर मेरा दूसरा निकाह हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मेरा ज़्यादा देर नहीं चल पाया। उसमें से कितने बच्चे थे? उसमें से मेरा एक बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस बेटे की भी किफ़ालत, फिर पिछले 2 बच्चों के भी किफ़ालत और फिर सेपरेशन हो जाना, तो आप तो मतलब मैं समझता हूँ कि आपने तो ज़िंदगी का एक बड़े दिल के साथ आपने मुकाबला किया, तो कहीं ना कहीं हार मानने को दिल नहीं करता था? दुनिया में रहते हैं ना तो लोगों की बातें और चीज़ें सुनने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। खुद से कुछ करना भी है तो तब भी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे मौके आए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई हूँ, परेशान हुई हूँ, लेकिन ज़िंदगी है, अल्लाह ने दी है और एक बेहतर तरीके से गुजारनी है। अब अपने लिए नहीं तो बच्चों की सोच है मेरे ज़िम्मे के बच्चे हैं मेरे, उनके लिए गुजारनी है। जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आया जहाँ पर आपको महसूस हुआ हो कि नहीं यार अब मैंने अपने बच्चों के लिए जो है वो उठना है, कमर कसनी है और उनको एक बेहतरीन फ्यूचर देना है? फर्स्ट हस्बैंड की डेथ, उसके बाद सेकंड हस्बैंड से सेपरेशन। मेंटली तौर पे बहुत डिप्रेशन था मुझे, बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, चीज़ें थी, बच्चों को साथ लेके चलना, स्कूल जॉब थी 10 to 15,000 उसमें मेरी सैलरी थी, वहाँ से भी चीज़ें उस तरह से नहीं हो पा रही थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि आप ई कॉमर्स की तरफ आओ, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स के ग्रुप का लिंक मुझे दिया। मैंने ग्रुप ज्वाइन किया
तकरीबन स्टार्टिंग में मैं 3 से 4 माह तो ग्रुप में डिफरेंट पोस्ट को एक्सप्लोर करती रही, डिफरेंट स्टोरीज़ को देखती रही। चीज़ें लगती थी फ्रॉड है, नहीं अपना माइंड बनाया कि नहीं फ्रॉड नहीं है, करने में क्या है, सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है ना। तो जस्ट टाइम इन्वेस्ट किया मैंने और ई कॉमर्स की लर्निंग को स्टार्ट किया। शुरू में फ्री वीडियो सीरीज़ इनेबलर्स की होती हैं जिसमें पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से आप अमेज़ॉन पे अर्निंग कर सकते हैं, जिस तरह से आप ई कॉमर्स की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। वो फ्री वीडियो सीरीज़ की एक्सेस मुझे मिली, तकरीबन 3 महीना उस पर लर्निंग की। उसके बाद मैंने पेड कोर्स लिया इनेबलर्स का। पेड कोर्स मैंने इनका बैच में इनरोलमेंट की, वहाँ से मुझे सर्विस प्रोवाइडर का मतलब हर चीज़ का एक स्टार्ट मिल गया। तो कुल मिलाकर आपने 6 माह ट्रेनिंग की, उसके बाद फिर जब इनका पेड कोर्स लिया तो फिर फर्स्ट मंथ में क्या अर्निंग हुई आपकी? 2.5 महीने का वो कोर्स होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेकंड जो क्लास थी मेरी उसमें मुझे क्लाइंट मिल गया और जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी वो भी तकरीबन 50 पाउंड्स थी। तो कितनी बनती है रुपीज़ में? रुपीज़ में तकरीबन उस टाइम पाउंड के तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपया बनती थी वो। तो वो मेरी फर्स्ट सैलरी थी जो मुझे क्लाइंट की तरफ से मिली थी। उसके बाद फिर कोई मोटिवेशन आई कि नहीं ये 50 पाउंड्स जो हैं ये 500 पाउंड्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल, उस वक्त बहुत मोटिवेशन आई क्योंकि शुरू में तो फ्रॉड समझ रही थी ना, लेकिन जब पैसे आए तो फिर सोच बदल गई और फिर एक तरह से एक वो भी हो गया कि नहीं वाकई इस तरह से अर्निंग होती है और मुझे करना चाहिए। करते करते मैक्सिमम आपने पीक पर कितने पैसे कमाए जो आप समझती हो कि यार ये तो सबसे ज़्यादा पैसे थे जो मैंने किसी भी एक महीने में कमाया हूँ? पीक पे मैंने तकरीबन $2000 कमाया। तकरीबन को 3.5-4 लाख रुपए बनता है। इसमें ये होता है कि बिजनेस है ना, कभी आपका अप जाता है कभी डाउन जाता है। तो हम भी क्लाइंट्स के साथ, वैसे तो फिक्स सैलरीज होती हैं, कुछ क्लाइंट परसेंटेज पे होते हैं, तो उस तरह से ऊपर नीचे होता रहे। जिंदगी में सोचा था टीचिंग में तो आप मेरा ख्याल 1 लाख रुपए भी मंथली नहीं कमा सकते और आपने विद इन मंथ्स जो 3 से 4 लाख रुपए कमाने लगे? नहीं, कभी मेरी इस तरह की सोच नहीं थी क्योंकि फैमिली भी इतनी मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस तरह की सोच कभी नहीं थी कि इतनी सैलरी होगी और इस तरह से अर्निंग होगी और बच्चों को इतनी बेहतर ज़िंदगी दे पाऊंगी। 3.5 से 4 लाख रुपए जब आप कमाने लगे तो फिर तो आप 24-24 घंटे काम किया होगा? नहीं, ऐसे 24 घंटे काम करने वाली इसमें चीज़ नहीं होती। 2 से 3 घंटे में आपकी सारी अकाउंट मैनेजमेंट का काम आपने एक जस्ट आई रखनी होती है हर चीज़ के ऊपर। और ये काम वही है कि आप घर बैठ के इजीली, अगर एक सिंगल मदर है तो साथ साथ बच्चों की टेक केयर करना और चीज़ों को देखना, घर बैठे हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा इजी हो जाता है। अब स्कूल में थी तो 6-7 घंटे घर से बाहर रहना और फिर बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते, तो ये तो फिर आपने सिर्फ लैपटॉप पर इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, आप काम भी कर रही हैं और जहाँ पे बच्चे को भूख लग रही है आप उसको दूध भी पिला रही हैं, आप उनको खाना भी दे रही हैं और आपकी नज़रों के सामने है। तो ये तो फिर एक वो जितनी भी सिंगल मदर हैं उनकी तो काफ़ी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत सहूलत थी कि ये वो काम था जो कि मैंने घर के अंदर रह के करना है। बच्चों की टेक केयर भी साथ साथ हो रही है, घर के काम भी मैं देख रही हूँ और साथ साथ ये चीज़ भी हो रही है। आमतौर पर हमने ये भी देखा है कि जब कोई सेपरेशन हो जाए तो लोग जो हैं उस औरत को एक्सेप्ट नहीं करते और ख़ास तौर पर जो बेवा औरत है उसको तो बिल्कुल भी हमारे मुआशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लेकिन अगर वो घर की छत के नीचे ही और अपने घर की दहलीज में ही अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से फीड कर सके और उनके लिए एक अच्छा जरिया मुआश कमा सके, तो बहुत से लोगों की बातों से भी इस तरह की ख़वातीन बच जाती हैं। उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? वो सारी फीमेल्स जो कि किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर रही हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं, उसको ई कॉमर्स की तरफ आना चाहिए क्योंकि ये वो फील्ड है जिसमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना, आपको किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं, आपने घर में रहना है, अपने बच्चों की भी टेक केयर करनी है। एक हलाल तरीके से आप घर में रह के कमा सकती हैं इस फील्ड में। इस वक्त मैं XXX DHA लाहौर में मौजूद हूँ और इनेबलर्स का ये तरक्की का जो सफ़र है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये ऑफिस भी बनाया है। खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं इनेबलर्स और इनेबलर्स के CEO साकिब अज़हर साहब और उनकी पूरी टीम जो पाकिस्तानियों के लिए इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव ले रही है। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, आप भी घर बैठे लाखों डॉलर्स कमाना चाहते हैं, हज़ारों डॉलर्स कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इज्जतदार तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, तो इनेबलर्स के वेबसाइट का लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इनसे 24/7 फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद कोई मोटिवेशनल स्टोरी इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से हुई तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपने मेज़बान यासर शामी को आयशा उमर के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।